हेलो फ्रेंड्स। हर हर महादेव आप सभी को। मैं हूँ आपकी फ्रेंड शिवानी मनी। वैसे मेरा दो नाम है। स्कूल नेम मेरा शिवानी है और घर का नाम मनी है, तो आप लोग मुझे मनी के नाम से इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मेरा लोग जो है मनी नाम भूल ही गए हैं, क्योंकि लोग मुझे शिवानी नाम से ही बुलाते हैं, बट मुझे शिवानी से ज़्यादा मनी नाम पसंद है। तो आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अ, खुद पे जो मतलब सेल्फ चीज़ें जो हुई हैं मेरे साथ, उस पे मैं लेकर आई हूँ। और ये वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि प्रेगनेंसी में क्या हमें ट्रैवल करना सही है, और ट्रैवल वो भी आपका 8 मंथ्स में, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा है और दादी नानी लोग के टाइम से ये कहा जाता है कि आपको 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, मतलब हमें पता है कि आ, जैसे शुरू से ये चीज़ें चलती आई हैं कि आपको 8वें महीने में ट्रैवल नहीं करना है, बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, या इसके ट्रैवल करने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक इस सिचुएशन में ट्रैवल करना है। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों पे आज आपको एक अपने जो सेल्फ बीती हुई चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मतलब इस बारे में आगे जानने के लिए मैं इस वीडियो को और आगे तक ले जाऊँगी आज। तो क्या है कि हर घर में मुझे तो लगता है कि हर एक रीजन में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ही ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि 8 मंथ होता है, मतलब 8वां महीना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इसमें लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल इन द सेंस कि वो हॉस्पिटल जाए, वो कहीं पैथोलॉजी वगैरह जा सकते हैं, बट कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ये था, मतलब हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है मेरे गांव में, या मेरे ससुराल में, या मेरे घर में भी, कि हम 7 समंदर पार नहीं जा सकते हैं, या हम नदी नाला पोखरा तालाब नहीं पार कर सकते हैं। इससे बच्चे पे बुरा असर पड़ता है, या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है प्रेगनेंसी में। तो मेरे माइंड में भी यही बातें थी कि मेरा 8 मंथ जब स्टार्ट हुआ, जब मैं प्रेग्नेंट थी अपने बेटी सिम्बी के साथ, तो 8वां मंथ शुरू हो गया था मेरा, आई थिंक 10 जनवरी 2024 को। तो 10 जनवरी से पहले पहले हमें जहाँ भी जाना होता था हम जाते थे। 10 जनवरी के बाद मैं हॉस्पिटल ही गई हूँ 20 जनवरी तक, क्योंकि 10 जनवरी के बाद 20 को ही मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था आफ्टर 8 मंथ। तो मैं डॉक्टर को विजिट करने के लिए गई थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरी लाइफ में, जो मेरा पूरा लाइफ, पूरा प्रेगनेंसी जर्नी जो था वो सब उथल पुथल होके रह गया। क्या हुआ मेरे साथ वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि 8वें महीने में मतलब आपका ट्रैवल करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े, किसी के साथ कोई भी मजबूरी हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई भी मजबूरियाँ हो सकती हैं जिससे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने बोला कि सब नॉर्मल है। उन्होंने मुझे सब नॉर्मल है, बट मेरे पूरी प्रेगनेंसी में एक ही कॉम्प्लिकेशन था, मेरा हेमोग्लोबिन इंक्रीज़ नहीं होता था। किस लिए इंक्रीज़ नहीं होता था उसके लिए भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, और क्या किया कि इंक्रीज़ हुआ और क्या करना पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे ख्याल से मुझे 20 तारीख को एक अ, दवा होता है, आई थिंक वो आयरन का लिक्विड होता है शायद, जिससे बूस्टर, आयरन बूस्टर भी कहते हैं उसको, जो आपको मतलब विद डाइल्यूट सलाइन के साथ चढ़ाया जाता है। जिससे क्या होगा कि थोड़ा रैपिड वे में आपका हेमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, सारे ऑर्गन्स हमारे बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, क्योंकि यूट्रस का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जो अभी नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी में जैसे काम हो रहा है, वो काम उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है और सारे ऑर्गन आपके जो होते हैं वो सिकुड़ से जाते हैं। तो इस वजह से जो है
हेमोग्लोबिन भी धीरे-धीरे बनता है क्योंकि हार्ट पंप हो रहा है, आप खाना जो भी खा रहे हो धीरे-धीरे पच रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो है मुझे आयरन का जो बूस्टर था, क्योंकि आयरन की गोलियाँ मुझे पचती नहीं थी और कुछ ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा था। जो मेरे डाइट से मैं चुकंदर वग़ैरह जो भी लेती थी, उससे इंक्रीज़ हो रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, बट बहुत स्लो मोशन में इंक्रीज़ हो रहा था और अब मेरा 9 मंथ आने वाला था और बेबी का ग्रोथ भी कम हो रहा था कहीं न कहीं। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, तो वो ड्रिप मुझे लग गई वहीं उसी दिन 20th जनवरी 2024 को ही। तो फिर जैसे ही ड्रिप लगी 20-30 सेकंड के बाद मुझे कुछ मतलब अभी ड्रिप लगी है, मैं जनरल बेड पे हूँ, लेटी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं और अचानक से मुझे हलचल सा मेरे बॉडी में फील हुआ। पहले तो मुझे हार्ट में पेन होना शुरू हुआ, पूरे चेस्ट में मतलब पेन हुआ, हार्ट में पेन हुआ, फिर पूरे बैक में पेन होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने दबाया, मैंने सोचा हो सकता है कभी कभी चढ़ता है, इससे मुझे सलाइन लगता है। एज यूजल कभी उतना लगा नहीं है, बट जब भी एक दो बार भी लगा मेरे को दर्द वर्द बॉडी में हाथ में होना शुरू हो जाता। तो क्या हुआ कि मुझे दर्द होना शुरू हुआ। दर्द जो था मैंने 5 मिनट तक बियर किया, उसके बाद जो था वो पेन अनबियरेबल हो गया। तब मैंने सिस्टर को बुलाया और मैंने कहा कि मुझे बहुत पेन हो रहा है और मुझे पसीने भी आने लगे, बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे, होंठ पूरे काले हो गए, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। तो फटाफट से जो उस समय डॉक्टर थी राउंड पे, उनको बुलाया गया, वो आई, उन्होंने तुरंत बंद कर दिया ड्रिप मेरा और मुझे ऑक्सीजन दिया गया क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी तब तक। ऑक्सीजन दिया गया और एक इंजेक्शन भी लगाया गया। आई डोंट नो वो क्या इंजेक्शन था, मैं एक बार अपनी फ़ाइल देख के आपको बता भी दूँगी कि क्या इंजेक्शन था वो। तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-सा राहत फ़ील हुआ। तब तक ये सब जो हो रहा था मेरे साथ, इस दौरान मेरे हस्बैंड को वो लोग इन्फॉर्म कर दिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे मिलने आए, वो मेरे पास बैठे रहे। उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसा फ़ील हुआ? तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो आई डोंट नो अभी तक क्या मतलब डॉक्टर्स चाहे वो बैंगलोर के हों या बनारस के हों, आज भी वो चीज़ पे किसी ने भी क्लेरिफ़ाई नहीं किया कि एग्ज़ैक्ट रीज़न क्या था। जो हमारी गाइनो थी उन्होंने यही बोला कि ये तुम्हें सूट नहीं किया, मतलब ये एलर्जिक तुम्हें इस दवा से है, इस मेडिसिन से है, इस डाइल्यूट फॉर्म ऑफ आयरन से है, मतलब तुम्हें एलर्जिक हो गया, ये तुम्हें सूट नहीं किया। और आगे भी अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी होती है तो इस बात को मैं मेंशन कर रही हूँ यहीं पे कि तुम कभी भी इस चीज़ का मतलब सहारा लेके अपना हेमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा बोल करके वो भी आई, जो मेरी गाइनो थी वो भी आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आई, मुझे देखी, चेकअप की। वो बोली कि ठीक है, अभी तुम खाओ पियो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। उन्होंने ऐसा बोल के वो चली गई। मैं घर आ गई, मुझे पेन तो काफ़ी हो रहा था, मतलब बॉडी में पूरा पेन हो रहा था क्योंकि जितना भी वो दवा चढ़ा था मेरे कमर में, मेरे पीठ में, मेरे हाथों में दर्द था। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था उस समय जब ये रिएक्ट हुआ था मुझे, पर उस चीज़ से जो है वो कुछ उतना राहत नहीं था। मुझे 1-2 दिन काफ़ी पेन होता रहा, क्रैम्प्स सा होता रहा। मुझे लगा चलो अब टाइम नज़दीक आ रहा है, शायद इस वजह से क्रैम्प्स हो रहे हैं, बट वो कहीं न कहीं दवाई का ही साइड इफ़ेक्ट था। अब मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर उसके 2 दिन बाद जो है मेरे मम्मी-पापा बैंगलोर आ गए। पापा मम्मी आए हुए थे मेरी डिलीवरी के लिए। एक्चुअली क्या था कि अ, मैं यहाँ अकेले थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हमने सोचा कि मेरी डिलीवरी का जो डेट था वो मिड ऑफ मार्च में था। 15th मार्च का मेरा ड्यू डेट था। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले ही अपनी मम्मी को मैं बुला लूँ ताकि वो यहाँ रहें और थोड़ा-सा मुझे हेल्प मिल जाए और मेरा भी मतलब ख़्याल रख लें वो, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा डरती हूँ। तो यही है कि वो खाना-वाना देख लेंगी मेरा और लास्ट टाइम में थोड़ा-सा ज़रूरत होता है आपका किसी का। और मेरे हस्बैंड का मतलब जॉब रहता है तो वो इतना केयर तो वो करते हैं पर मैं उनसे डरती नहीं हूँ, ये बात मतलब है। तो मम्मी आई पापा के साथ और उसके बाद जो है मतलब सब ठीक चलने लगा, स्मूथली सब कुछ सही से चलने लगा। 2-4 दिन
पूरा फुल मम्मी मुझे डाँट दे रही हैं, पापा भी मुझे डाँट रहे हैं। पापा मम्मी को इनिशियली छोड़ने ही आए थे यहाँ पे, और वो वापस जाने वाले थे 28th को, यहाँ से वापस 27th को सॉरी जाने वाले थे। क्योंकि 26 को इनकी छुट्टी थी, तो ये हुआ कि थोड़ा सा पापा को अगल बगल जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं बैंगलोर जो हमारे घर के पास है, वहाँ घुमा फिरा के फिर पापा को भेज देंगे, क्योंकि इतने दूर से आना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। वो तो मेरी प्रेगनेंसी की वजह से ही वो लोग इधर आए हुए थे, मतलब पापा और मम्मी मेरे। तो क्या हुआ कि 20 जब पापा यहाँ आए तो उनको थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम थी, तो वो ये शिकायत लेकर आए ट्रेन से। मुझे लगा 3 दिन का सफ़र था जो उन्होंने बनारस से बैंगलोर आने में बिताया है, और उस दौरान कुछ बाहर की चीज़ें खा ली हैं। और क्योंकि पापा एकदम घर का पूरा खाना खाते हैं, वो खुद से बना के खाते थे खाना जो था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गैस हो गया होगा। तो हम लोग उनके लिए मेडिसिन इनो वगैरह सब लेकर आए, तब वो ठीक हो गए। 2 दिन वो ठीक हो गए, पर 25 को फिर शिकायत करने लगे कि मुझे फिर से गैस की दिक्कत हो रहा है, कंजेशन हो रहा है चेस्ट में, पॉटी नहीं हो रहा है क्लियर। तो हमें लगा कि फिर से इनको मतलब गैस ही हो रखा है, पानी सूट नहीं कर रहा या कुछ भी। तो मैं पास के मेडिसिन स्टोर पे गई मम्मी के साथ अपने, क्योंकि उस समय भी 8 मंथ था। तो यही बात मेरी मम्मी ने भी बोला मुझे कि नहीं तुम मत जाओ, और मेरे हस्बैंड उस समय घर पे नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे। तो मुझे ये लगा कि वो शाम को जब ऑफिस से आएंगे तब जाएंगे, इससे अच्छा पापा को इंस्टेंट रिलीफ दो, मैं मेडिसिन लेकर आऊँ मेडिकल स्टोर से। तो फिर मैं मतलब मुझे मम्मी अकेले नहीं जाने दे रही थी, हालांकि मुझे यहाँ के हाई शॉप वगैरह के बारे में पता है, अगल बगल जो भी है मैं अकेले जा भी सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे तो मैं अकेले चली जाती हूँ। तो मम्मी के साथ मैं गई और मेडिसिन लेकर आई वहाँ से। उस समय पापा को रिलीफ मिल गया, बट क्या हुआ कि 26 के मॉर्निंग में सडनली सारी चीज़ें चेंज हो गई। मेरे पापा को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास कार्डियक अरेस्ट आ गया, और हम हॉस्पिटल गए लेकर के, बट हम पापा को नहीं बचा पाए, और उसी दिन 2 बजे पापा मतलब हम लोग को छोड़ के यहाँ पे चले गए। तो फिर थोड़ा सा अभी भी नहीं समझ में आता है कि ऐसा मेरे साथ या मेरे भाई बहन के साथ या मेरे पूरे फैमिली के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका दोषी किसको दिया जाए, मतलब कौन है, भगवान है, हमारा किस्मत है, या कौन है। तो ये सारी चीज़ें अचानक से हो गई, मैंने अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें देखी, और काफ़ी मतलब ख़राब सिचुएशन था वो मेरे लिए, क्योंकि एक लड़की जो अपना प्रेगनेंसी जर्नी प्रेगनेंसी में है, और उसके मम्मी पापा उससे मिलने इतनी दूर से बैंगलोर आते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रही है अपने पहला बच्चा को, मतलब सॉरी, जो भी था बहुत ख़राब था। तो उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारी चीज़ें हुई, वो भी मैं अलग से वीडियो उसकी बनाऊंगी। तो क्या हुआ कि मेरे लिए बैंगलोर में रहना बहुत मुश्किल था। तो ये सब चीज़ों के बाद 4-5 दिन के बाद मैं अपने डॉक्टर के पास फिर से गई, गाइनो जो जिनसे मैं रेगुलर फॉलोअप में थी, जो मुझे कंसल्ट कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगी, और मैं अपने होम टाउन बनारस वापस जाना चाहती हूँ, और मैं वहीं पे अपना जो भी है डिलीवरी कराऊंगी, मैं बैंगलोर पे नहीं आ पाऊँगी, और कोई था भी नहीं मेरे आगे पीछे जो आए। ऐसा भी नहीं था कि किसी ने बोला हो आगे बढ़ कर के कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए डिलीवरी में, चाहे वो कोई भी हो, मेरे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। और सब लोग उस समय बहुत टूट चुके थे, तो मैं भी टूट चुकी थी पूरी तरीके से, मेरे हस्बैंड भी बहुत टूट चुके थे। तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपने मम्मी के पास वहाँ घर पे ही चले जाएं, वहाँ तो मेरे भाई बहन है, मेरी मम्मी है, और बहुत लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं सही हो जाएंगी। एक्चुअली कुछ वर्स्ट भी होगा तो अपने तो होंगे संग में, यहाँ अकेले तो नहीं रहे। तो उस सिचुएशन में मैंने 8 मंथ्स में बाई फ्लाइट में, आफ्टर कंसल्टिंग विथ माई गाइनो,
उनसे ट्रैवल सर्टिफिकेट ले करके, बट उन्होंने ये बोला कि तुम जाके वहाँ पे अपना फ़ाइल लेकर जाओ और इमीडिएट जो है किसी गाइनों के, अच्छे गाइनों के अंडर में जाना और उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम है हेमोग्लोबिन से रिलेटेड वो बताना, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है और वो आगे की सारी चीज़ें फॉलो अप करेंगे। ऐसा और कुछ भी दिक्कत का हो तो मेरे को कॉल पे ले लेना, ये वीडियो कंसल्टिंग भी है। ऐसा बोल करके उन्होंने मुझे, मतलब वो भी काफ़ी शॉक थी, दुखी भी थी और मेरे लिए काफ़ी सॉरी भी फील कर रही थी। उन्होंने मुझे जाने दिया। मैं बाई फ्लाइट जो है वो मैं बनारस पहुंची हूँ अपने 8.5 महीने में, मतलब 8 महीने 15 दिन गए हुए थे तब मैं पहुंची हूँ। और मैं वहाँ पहुंची और सारी चीज़ें हुई, फिर मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद, आफ्टर उसके 1 महीने बाद। तो आज मैं हूँ यहाँ पर, मेरा बच्चा भी है मेरे साथ। भगवान ने बहुत दुख देने के बाद मुझे एक सुंदर सी, छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही मुन्नी गुड़िया से नवाजा है, जो बहुत ही नटखट है। और सारे उसमें, मतलब छोटे बच्चे जो जो भी गुण होते हैं छोटे बच्चों के अंदर, या जो भी बच्चा एक करता है 10-11 महीने का, वो सारा वो सब एक्टिविटी करती है वो। और मैं भी ठीक हूँ आफ्टर डिलीवरी, ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें दी हुई थी, वो हमने झेली, उसको हम आगे आए उसको झेल के। और चूँकि मेरे पापा हमेशा मेरे एक ताकत की तरह थे, क्योंकि वो बहुत हिम्मती थे, बहुत कष्ट सहते थे, क्योंकि कष्ट सहने का मतलब वो पेन मानसिक रूप से भी बहुत सहे हैं, शारीरिक रूप से भी अंत में बहुत सहे हैं। वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएं कि उनको कितना दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। तो ये बात की बातें हैं, इसको मैं एक अलग वीडियो में ले जाऊंगी। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने अपने 8.5वें महीने में जो है वो ट्रैवल किया है, विद बाय फ्लाइट किया है मैंने ट्रैवल, और वो भी बैंगलोर से बनारस किया है ट्रैवल। उसके बाद भी मैं वहाँ गई हूँ, तो उम, उसके बाद भी मैं वहाँ गई हूँ तो गाइनो लोगों से मिलना शुरू की हूँ। 4-5 डेज़ के बाद 2-3 गाइनो के पास गई, मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। फिर मैं ये बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी भी बनारस में कहाँ हुई है। अगर आप लोग बनारस से हैं तो मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ डिलीवरी कराई और कहाँ मुझे सेटिस्फैक्टरी लगा, कहाँ मुझे फुल सपोर्ट मिला मेरे लास्ट टाइम पे। और मैं ये भी आपको पूरा बताऊँगी कि मैं जब तक बैंगलोर में थी मैं अपना कहाँ ट्रीटमेंट करवा रही थी और किस गाइनो से मैं कंसल्ट कर रही थी और कितना सेटिस्फैक्टरी उनका बिहेवियर था। तो ये वीडियो था मेरा, कि मैं ये नहीं कह रही कि एक ये मिथ है कि 8वें महीने पे ट्रैवल सभी लोग करें, अनावश्यक करें। आप कहीं घूम, मतलब झूठ मूठ कर जा रहे हैं, बड़ों का दिल दुखा के जा रहे हैं। बट हाँ, कोई भी आपके लाइफ में या आपकी जर्नी में इमरजेंसी आती है तो आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक भगवान आपके साथ है, आपके बच्चे के साथ होता है ना, तो कोई भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन भगवान जो है आपके सर से हाथ हटा लें, उस दिन आप कितने भी प्रोटेक्टेड रहो, कितने भी बड़े अस्पताल में रहो, कितने भी रिसोर्सेज के साथ रहो, अनहोनी हो के ही रहेगी। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि अगर ज़रूरत, कुछ भी इमरजेंसी आती है आपके फैमिली में, आपके आपसे रिलेटेड, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। 1 महीने अपने बच्चे के लिए अगर ट्रैवल आप ना भी करें कहीं पे भी, चाहे वो कहीं भी जगह हो एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड क्लिनिक, तो फिर चलेगा। लाइफ में 1 महीने का सेक्रीफाइस तो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। बाकी मैं और भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मदर केयर से रिलेटेड और सेल्फ लाइफ से भी रिलेटेड, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल का नाम मनी की वीडियोस रखे हैं। तो मैं वीडियो का हर जो है अपनी लाइफ से जुड़े हर कंटेंट जो भी मिलता है मुझे वीडियो के लिए, वो मैं लाऊंगी और आप लोगों को ज़रूर साझा करूँगी अपनी चीज़ें जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मैंने झेली है या मेरे साथ बीती है, प्लस मैं मदर केयर में कैसे अभी कर रही हूँ चीज़ें। और अगर आप भी मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई कुछ भी आपके मन में है कि मैं किससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ,
तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरे पास अच्छे इन्फॉर्मेटिव उसके चीज़ें होंगी तो मैं वीडियो ज़रूर आपके लिए लाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्ते।